ओके भैया बहन, अब वी आर जस्ट मार्चिंग अहेड टुवर्ड्स स्टडी. आई एम फिक्सिंग द कैमरा, although I have to face so many problems here, but मैंने कहा था कि सब लोग जल्दी आ जाएंगे तो समय हमारा बचेगा, लेकिन मेरे रिक्वेस्ट पर भैया बहन ध्यान देते नहीं, तो हमको थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं. एनीवे, थोड़ा सा अगर दिक्कत भी हो तो आप थोड़ा सा रेसिस्ट करेंगे. You will cooperate me. Okay. Now thank you so much again for joining the class. और एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं क्लास के शुरू में आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो है इन्फॉर्मेशन है कि आपकी आगामी परीक्षा 2 चरणों में होगी, 2 पार्ट में होगी. तो भैया बहन, इस 2 पार्ट में जो एग्जामिनेशन आपका होगा, एक पार्ट में ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न होंगे और दूसरे में सब्जेक्टिव. ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा. एज ए ट्यूटर आई फाइंड दिस डेवलपमेंट इज़ वेरी एडवांटेजियस एंड पॉजिटिव फॉर यू. तो इसको रखेंगे ध्यान में. अब मेरा प्रॉब्लम शुरू हुआ. मेरा प्रॉब्लम ये है कि 2 पार्ट में जब एग्जामिनेशन होंगे, तो मैं तो शुरू किया था संघवाद के बाद जो चला आया पॉलिटिकल पार्टीज़ में, वो इसलिए कि पिछले साल ऐसा ही हुआ था. लेकिन अब तो पिछले साल वाला कैलकुलेशन ध्वस्त हो चुका है. इसलिए हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत अधिक पढ़ लिए हैं. शायद आज ये आखिरी क्लास हो. अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक क्लास और होगी, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं. लेकिन whatever the moment we are just passing together, I mean the time we are totally involved in a study. तो आज मैंने आपके लिए ये पॉइंट बताया. अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के चैलेंजेस, उनकी चुनौतियों के बाद, इंटरनल डेमोक्रेसी के लैकिंग पर एक पूरा क्लास देखने के बाद, भैया बहन, अब हम राजनीतिक दलों में सुधार के उपाय, सिर्फ चुनौतियां बताने से नहीं होगा, चुनौतियों का निदान भी ढूंढना होगा. रिमेडिकल मेजर्स गिनाने होंगे. क्यों? क्योंकि समाज अध्ययन में, सामाजिक विज्ञान में समाज की समस्याएं, व्यक्ति की समस्याएं, राष्ट्र की समस्याएं तो हम देखते हैं, लेकिन उसके रिमेडिकल व्यू से उसे देखते हैं. अर्थात समस्या हमने बताया और साथ में समस्या के निदान भी बताने होंगे. भैया बहन, बहुत ही सुंदर पॉइंट्स मैंने, आप इससे भी अच्छा लिख सकते हैं. सुंदर पॉइंट का मतलब ये नहीं कि इससे सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकता. But I tried my best. Prior to the commencement of the class, I went into detail and I just filtered these 5 points. पहला पॉइंट सुधार के लिए जो है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ. दल बदल विरोधी कानून, दल बदल निरोधक कानून का आगाज होना. और ये आगाज करने वाले व्यक्ति कौन थे, वो पर्सनैलिटी कौन थे? वो थे लेट राजीव गांधी. हम सभी जानते हैं 1985 से 1980 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने कई सारे हिस्टोरिक काम किए. भैया बहन, एक काम राजनीतिक शुद्धिकरण के लिए, पॉलिटिकल प्यूरिफिकेशन के लिए राजीव गांधी ने पहली बार चिंता की. अब आप देखिए कि कांग्रेस का पास्ट कितना एनरिच्ड था. राजीव गांधी वाज ए नॉन पॉलिटिकल फिगर.
He was a renowned pilot of Indian Airlines. Yet, whenever he joined politics, he had not hesitated in taking the harsh steps for the purification of the Indian politics. And the first step is seen, which is still alive, which has become the symbol of our political milestone, वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। डिफेक्ट करना यानी लोग जीत करके गए किसी दल से और ग्रेडी होकर के शामिल हो गए दूसरे पार्टी में। उनकी सरकार तो बनी नहीं, खास करके छोटे छोटे क्षेत्रीय दल। हमने पढ़ा है कि क्षेत्रीय दलों का इन्फ्लुएंस सिर्फ क्षेत्र विशेष तक होता है, सीमित क्षेत्र तक होता है। तो सीमित क्षेत्र तक तो होता है, लेकिन कुछ क्षेत्रीय दल हैं जिनका पॉलिटिकल आउटलुक बहुत बड़ा है। शुरुआत उन्होंने क्षेत्रीय दल के रूप में की, लेकिन बाद में वो नेशनल पार्टी बन गए। उदाहरण के लिए ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस TMC, जिन्होंने अभी बंगाल में सत्ता अपना बरकरार रखा, 15 ईयर्स तक लगातार उनका शासन है। बहुत सारे ऑड्स हो सकते हैं, बहुत सारी खामियां उनमें भी हो सकती हैं, लेकिन एक बड़प्पन तो उनका है कि उन्होंने बीजेपी जैसे नेशनल पार्टी को भी वहाँ पर बंगाल में झुकने के लिए मजबूर किया। और ऐसा इतने स्ट्रॉन्ग वो क्यों बने? इतने स्ट्रॉन्ग कोई अपनी विसंगतियों से कोई स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। योर इनर कंट्राडिक्शन डू नॉट मेक यू स्ट्रॉन्ग, यू बिकम स्ट्रॉन्गर only when you look into yourself, you look into your drawbacks and try to moderate it। जब आप अपनी खामियों को, अपनी विसंगतियों को देखते हैं और उसको मॉडरेट करते हैं, उसको दूर करते हैं, तब आप अच्छा बनते हैं, तब आप फेमस बनते हैं, तब आप रिनाउंड बनते हैं। और कुछ क्षेत्रीय पार्टियां, जैसे 1920 में स्थापित हुई पार्टी शिरोमणि अकाली दल, मैं आपको कुछ क्षेत्रीय पार्टियां, कुछ नेशनल पार्टियों के ईयर लिखाऊंगा, और वो ईयर बहुत ज़रूरी है क्योंकि 6 नंबर आएंगे इस पर, तो वो तो मैं बाद में दिखाऊंगा। मैं अभी आपको उदाहरण स्वरूप ये बता रहा हूँ कि कुछ क्षेत्रीय पार्टियां तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट लेकर के पैदा हुई, छा गई, वो उस राज्य के बाउंड्री से बाहर भी निकल गई, जैसे NCP महाराष्ट्र की शरद पवार की पार्टी। अब हम लोग पूरा तौर पर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट बन चुके हैं, तो पॉलिटिक्स की पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। मैंने एग्जाम्पल दिया TMC का। ये सारी पार्टियां क्षेत्र विशेष से निकली, क्षेत्रीय पार्टी थी शुरू में, लेकिन बाद में जस्ट ऑक्युपाइड द नेशन वाइड। करीब हर राज्य में 2-4 राज्यों में उपस्थिति उन्होंने बहुत मजबूती के साथ जताई। और ये भैया बहन अपने आप में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि डिफरेंट ओपिनियंस के आने से, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के आने से हमारे पास मल्टी पार्टी ऑर्गेनिज्म है, हमारा बहुदलीय शासन प्रणाली है। तो यह हमारी कमजोरी नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। क्यों? क्योंकि हमारा लोकतंत्र विशाल लोकतंत्र है, हमारे देश की तरह, और हमारे लोकतांत्रिक विचारधाराओं में संकीर्णता का कोई स्थान नहीं है, नैरोनेस का कोई स्थान नहीं है। हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में विरोधी विचारों का भी स्वागत होता है। Even the odd principles are welcome in our system. So this is our specialty, and we should be proud of it. कि our country is diversified, our democracy is also diversified. Conservative, liberal, drastic, innovative, all sort of ideas do prevail in our democratic system. किसी को हम दुत्कारते नहीं, सबका स्वागत करते हैं, और यही हमारी पहचान है भैया बहन, यही हमारी खूबी है। अब नेक्स्ट आई एम कमिंग, बिकॉज आफ्टर सो मेनी वार्निंग्स पीपल आर स्टिल कमिंग टू ज्वाइन, एंड आई हैव टू ज्वाइन देम।
मुझे उनको ज्वाइन कराना है। एनीवे, तो अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पर, और वो दूसरा पॉइंट क्या है भैया बहन? वो दूसरा पॉइंट है, द सेकेंड पॉइंट इज कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सभी जनप्रतिनिधियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना आवश्यक है। पहले तो दल बदल को रोक दिया, संसद में कानून बना दिया राजीव गांधी ने। क्या था ये फेनोमेना? छोटे दल से जीत करके गए और कास्ट के नाम पर छोटी छोटी पार्टियां हैं हमारे देश में, और ये उनका आउटलुक बहुत संकीर्ण है। वो क्या करते हैं, वो इस ताक में रहते हैं कि कोई बड़ी पार्टी सरकार बनाने के लिए उनसे सौदा करे। जब भी सब मिली सरकार बने, बल्कि वो तो चाहते हैं कि हमेशा ही किसी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं आए, हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट ही बना रहे। तो उसमें क्या होगा, उनकी पूछ बढ़ जाती है, क्योंकि एक एक लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है सरकार के निर्माण के लिए। तो भैया बहन, इस हिसाब से हम देखते हैं कि इस हिसाब से हम देखते हैं कि इससे लोकतंत्र को बहुत आघात पहुंचता है। अब सपोज कीजिए ना कि आपने मैंडेट मांगा किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रिंसिपल पर, आप बीजेपी से जीत करके आए, आप कांग्रेस से जीत करके आए, अब कांग्रेस वाले बीजेपी में चले आए, बीजेपी वाले कांग्रेस में चले आए, तो फिर ये राजनीतिक प्रतिबद्धता कहाँ रही? और अगर ये फेनोमेना बढ़ता चला जाएगा तो फिर पार्टी सिस्टम का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आम मतदाता ये जान ही नहीं सकेंगे कि हमने वोट किसको दिया है। हमने तो जिसको वोट दिया, इस पार्टी को वोट दिया, ये इस पार्टी में तो रहा नहीं, उस पार्टी में चला गया। तो उनके मन को कितना आघात पहुंचेगा, लोकतांत्रिक मूल्यों को कितना आघात पहुंचेगा। इसलिए इस आघात को रोकने के लिए एंटी-डिफेक्शन लॉ पारित किया गया 1985। 80 में ड्राफ्ट हुआ, 1985 में वो इट हैज बिकम द लॉ। नाउ सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सभी जनप्रतिनिधियों को, भैया बहन आप देखते होंगे आम चुनाव अब होते हैं, और आम चुनाव से पहले, चाहे वो संसद के लिए आम चुनाव होता हो या राज्य विधानसभा के गठन के लिए आम चुनाव होता है ना। चुनाव सार्वजनिक तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर हमारे यहाँ दो ही होते हैं, एक संसद में लोकसभा के लिए और एक राज्यों में विधानसभा के लिए। तो राज्यों में विधानसभा का इलेक्शन हो या लोकसभा का इलेक्शन हो, उसके पहले नॉमिनेशन जिस समय उम्मीदवार अपना डालते हैं, जिस समय अपनी उम्मीदवारी वो जिला निर्वाचन पदाधिकारी के ऑफिस में सौंपते हैं, जिस समय उनको पार्टी का सिंबल प्रदान होता है, उस समय उनको अन्य पत्रों के साथ, अन्य डॉक्यूमेंट के साथ उनको अपनी संपत्ति का वकील के द्वारा एक डॉक्यूमेंट पर घोषणा करना पड़ता है, और छोटी से छोटी चीज़ों की घोषणा करनी पड़ती है। आपको आश्चर्य होगा, आपको हंसी भी आएगी। कितने नगद पैसे हैं, कितने गहने हैं, अपने नाम पर कितने पैसे हैं, पत्नी के नाम पर किस बैंक लॉकर में कितना गहना रखा हुआ है, अगर बच्चे बच्ची हैं तो उनके लिए क्या क्या है, कार है, मोटरसाइकिल है या साइकिल है तो वो कितना है, घर में और कौन सी चीज़ें हैं। यानी कि उस राजनीतिक शुद्धिकरण का एक बेहतरीन नमूना पेश किया गया। क्यों? आप कहेंगे कि ये सब क्या है? अरे भाई, वो हमारे और आपके जैसे साधारण लोग तो हैं नहीं, वो जनप्रतिनिधि बनने जा रहे हैं। हम अभी टीचर हैं, ठीक है, कल हमको मन हो कि हम मुखिया का इलेक्शन लड़ेंगे, तो हम तो अब टीचर रहे नहीं, हम तो अब जनता की सेवा करने के लिए निकले। नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो पीपल का रिप्रेजेंटेटिव हम कैसे बनेंगे? हमें ट्रांसपेरेंट होना होगा, हमें पारदर्शी होना होगा, और कानून की नज़र में हमें एक अच्छा नागरिक सबसे पहले बनना होगा। अगर हम अच्छा नागरिक नहीं बनते हैं, अगर हम अच्छा नागरिक नहीं बनेंगे, तो फिर
हमारी उपस्थिति का, हमारे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया है, ऐसे प्रावधान किए हैं कि संपत्ति का लिखित ब्यौरा उसकी सार्वजनिक घोषणा करनी पड़ेगी विथ डॉक्यूमेंटल प्रूफ। वो प्रपत्र पेश करने होंगे, जो प्रपत्र आपके ईमानदार होने का एक प्रकार से सर्टिफिकेट प्रदान करेगा। तो भैया बहन, इससे राजनीतिक दलों में सुधार पहले से थोड़े हो भी रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट भैया बहन आप लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। ऐसे में ERP पर देता हूँ, लेकिन आप लोग सभी हमारे विद्वान भैया बहन आते हैं क्लास में। Really, I am proud of you. Every day I just maintain the same sort of temperament. I just find it pleasureful to be among you and to deliver for you. It makes me proud. And just believe me, I also do hard labor. बहुत सारे पॉइंट इसमें बन रहे थे। मैं जब सुबह लिखने बैठा कि रिफॉर्मेशन क्राइटेरिया क्या क्या होने चाहिए, तो मेरे पास जो 2-3 बुक हैं डिफरेंट पब्लिकेशंस के, मैंने उनको पढ़ा। मैंने कहा भाई ये सीमित संख्या में तो उसमें मार्क्स रहते हैं, उसके लिए कितना पॉइंट्स लिखा जाए। तो मैंने ये 5 पॉइंट स्क्रूटनाइज करके निकाले आपके लिए। तो यू विल जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड एट द टाइम ऑफ द रिक्वायरमेंट यू कैन जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। द थर्ड वन इज आयकर, इनकम टैक्स रिटर्न की अदायगी नियमित अंतराल पर होता हो। आप सुनते होंगे कि फला फिल्म स्टार ने 5 साल से इनकम टैक्स ही नहीं दिया है, फला खिलाड़ी इतना रिनाउंड है उसने इनकम टैक्स नहीं दिया है। अब उन्हीं लोगों का नाम क्यों आता है? उन लोगों का नाम इसलिए आता है क्योंकि उनकी आमदनी ज़्यादा है। अब सपोज कीजिए कि कोई एक व्यक्ति एक फिल्म साइन करने के लिए 2 करोड़ रुपये देता है, ये तो मिनिमम है। तो 2 करोड़ रुपीज़ एक व्यक्ति की आमदनी है, लेकिन वो इनकम टैक्स के दायरे में है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि आप संपत्ति के अधिकार के तहत अकूत संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। आप अपने श्रम से, आप अपनी कुशलता से मनचाहा धन इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो धन है किसका? बेसिकली बुनियादी तौर पर वो धन है राष्ट्र का। राष्ट्र के अंदर ही आप हैं, तभी तो ये इतने अमीर आप बने। हम लैंड रेवेन्यू देते हैं, लगान देते हैं। अब आप कहिए भूमि तो हमारी है, जमीन हमने खरीदा इतना मेहनत से, हम लगान क्यों दें सरकार को? हाँ, जमीन खरीदने में पसीने छूट जाते हैं। 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन लोग लाखों 50 लाख रुपया खर्च करके लेता है, उसके बाद फिर वो मालगुजारी देने पड़ते हैं। क्यों? हाउस टैक्स क्यों देने पड़ते हैं? आपके मकान पर एक नगर निगम नंबर प्लेट क्यों लगाता है? बिकॉज नगर निगम है तब ना आपका मकान है। आपने मकान तो बना लिया, लेकिन आपके मकान के बाहर जो सार्वजनिक सड़क है, अगर उस पर 24 घंटा गंदगी रहे, वहाँ संक्रमण फैले, तो आप अपने घर से निकलेंगे कहाँ? आपके पास पैसे आए, आपने मोटरसाइकिल तो खरीद लिया महंगी, चलाएंगे कहाँ? क्या आप अपने घर से तिलका मांझी तक रोड बनवाएंगे क्या? क्या आप जहाँ जहाँ मोटरसाइकिल आपकी दौड़ेगी सब जगह आपका अपना रोड है क्या? नहीं। हम मोटरसाइकिल तो खरीद सकते, कारें खरीद सकते हैं, रोड नहीं खरीद सकते, रोड नहीं बनवा सकते, न उनका रख रखाव कर सकते हैं। वो कौन करती है? राज्य करती है, सरकार करती है। तो हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आवर पार्टिसिपेशन इज एफिक्स्ड देयर। ये समय पर टैक्स चुकाना एक जिम्मेदार नागरिक की पहली खूबी है। अकॉर्डिंग टू दैट जनप्रतिनिधि हैं, बहुत अमीर हैं, अमीर लोग ही चुनाव लड़ते हैं, लाखों में उनको इनकम टैक्स देने पड़ते हैं। तो इनकम टैक्स वो सही समय पर चुकाते हैं या नहीं, इनकम टैक्स का बकाया तो उनके ऊपर नहीं है, ये सारी बातों की घोषणा उनको करनी पड़ती है अपने लॉयर के माध्यम से।
और इसके लिए जरूरी है कि आयकर समय पर लौटाया जाए। भैया बहन, चौथा है राजनीतिक दल अपना आंतरिक सांगठनिक इंटर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन। इंटर ऑर्गेनाइजेशनल लिखिए, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन। इसको हम लोगों ने लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा के रूप में देखा था परसों के क्लास में। आंतरिक लोकतंत्र में कमी में हमने देखा था कि कोई भी पार्टी लोकतंत्र की दुहाई तो देती है लेकिन अपना ही सांगठनिक चुनाव नहीं कराती है। आज सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल है पुराना कांग्रेस। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी कांग्रेस के कोई अध्यक्ष नहीं है। उसके 2 साल से एक्टिंग प्रेसिडेंट ही हैं, फुल टाइम ऑफिस बियर करने वाला प्रेसिडेंट नहीं है कांग्रेस को। बहुत सारी पार्टियों के अध्यक्ष तो हैं लेकिन वोटिंग ही नहीं होता है। और जब वोट ही नहीं हुआ, आपने कार्यकर्ताओं से वोट ही नहीं करवाया, तो आप अध्यक्ष कैसे बन गए? जबरदस्ती थोपा हुआ अध्यक्ष बन गया। ये जो सांगठनिक चुनाव, अब कहिए कि क्यों नहीं करा रहे, क्यों कर, वो किस लिए कराएंगे? उनका बेसिक पॉलिटिक डेमोक्रेटिक नहीं है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां, अब नाम लेना उचित नहीं होगा ये सार्वजनिक कक्षा में, लेकिन आप समझिए, आप अपने यहाँ देखिए, आरजेडी, सपा, बीएसपी, टीएमसी, ये सारी ऐसी पार्टियां हैं, सत्ता में हैं, मजबूत हैं, लेकिन एक व्यक्ति के नाम पर, ये व्यक्ति आधारित दल है। कार्यकर्ताओं को वो ठगते हैं। उनको डर है कि अगर सार्वजनिक तौर पर 2 साल के लिए कहीं अध्यक्ष का चुनाव करा दिए, हमको चैलेंज करने के लिए दल के अंदर 5 आदमी खड़ा हो गया और संजोग से एक तीसरा जीत गया, तो मैं क्या करूँगा? पार्टी तो मैंने बनाई थी। तो इस प्रकार से इससे क्या होता है, पार्टी के अंदर अपना आंतरिक लोकतांत्रिक ताना बाना कमजोर हो जाता है। जो पार्टी खुद लोकतांत्रिक नहीं है, वो दूसरे को लोकतंत्र का संदेश कैसे दे सकती है? When you are not honest, you have no right to preach others. जब आप ही ईमानदार नहीं हो तो आप उपदेश कैसे दे सकते हो दूसरे को ईमानदारी का? तो भैया बहन, यहाँ पर राजनीतिक दल अपना आंतरिक, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जिस चुनाव आयोग का काम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम देश भर में विधायिकाओं का चुनाव कराना है, उनका काम है, उसी तरह चुनाव आयोग के निगरानी में ही पार्टी का भी इलेक्शन होना है। चुनाव आयोग नजर रखती है, लेकिन चुनाव आयोग कोई संज्ञान इसलिए नहीं लेती है, चाहे तो कुछ चुनाव आयोग दंडित कर सकती है, चुनाव आयोग इसलिए नहीं करती कि इसका आंतरिक मामला है, क्या लेना देना हमको, चलो इससे देश पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना। लेकिन बात फिर घूम फिर करके वहीं आता है, जब पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है तो बाहर के लोकतंत्र को क्या देखेंगे, उसको कैसे गाइड कर सकते हैं? इसलिए रिफॉर्मेशन ये कहता है, स्टेप्स टू रिफॉर्मेशन ये कहता है कि हर राजनीतिक दल को, चाहे वो क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय दल हो, उसे अपना सांगठनिक चुनाव समय समय पर कराना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, हर पार्टी का अपना एक पार्टी संविधान भी होना चाहिए। एवरी पॉलिटिकल पार्टी शुड हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ पार्टियों को है, कुछ राष्ट्रीय पार्टियों को अपना संविधान भी है। बहुत सालों पहले लिख दिया गया पार्टी ऐसे चलेगी, इस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव इतने दिनों का होगा, अध्यक्ष के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में ये सारी खूबियां होनी चाहिए, एक अध्यक्ष कितने बार अध्यक्ष बन सकता है, उसकी समय सीमा भी है, संयुक्त सचिव कितने साल का होगा, पार्टी के कोषाध्यक्ष के पास कैसे फंड जमा होंगे। भैया बहन,
ये सारी बातें पार्टी के संविधान में लिखित होती है। कुछ पार्टियों के पास हैं, कुछ पार्टियों के पास नहीं है जिनके पास वो राम भरोसे चल रहा है। और ये बहुत गड़बड़ स्थिति पैदा करता है, क्योंकि लोकतंत्र का सार्वजनिक संदेश देने वाले खुद अगर गैर लोकतांत्रिक तरीके से काम करेंगे तो यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। भैया बहन, क्लास किसी भी समय समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आप इसको खूब बढ़िया से सुन लीजिए और इसको अपनी कॉपी पर लिख जाइएगा। पांचवा और अंतिम पॉइंट है जन दबाव एवं जन आकांक्षाओं की पूर्ति की उत्कंठा। अब इस पॉइंट को आप समझेंगे, ये पार्टी को रिफॉर्म कर देगा पूरे तौर पर। कैसे? जन दबाव, जनता पॉलिटिकल पार्टी पर दबाव बनाएगी। आपका प्रतिनिधि हमारा एमएलए बना, आप उसको टिकट दिया और हमारे इलाके का काम नहीं हुआ, अगली बार आपको वोट नहीं दूंगा। पार्टी भी संभल जाएगी, वो कैंडिडेट भी संभल जाएगा। जनता अपने एमएलए अपने एमपी के प्रति पूरा जुलूस निकालना शुरू करेगी, अपने इलाके में आंदोलन निकालना शुरू करेगी, धरना करने लगेगी, प्रदर्शन करने लगेगी, भूख हड़ताल। ये सब तो लोकतंत्र में हथियार हैं। लोकतंत्र में बंदूक और लाठी से कोई बात नहीं होती। तो क्या होगा कि जन दबाव पैदा होगा, पार्टियां अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार बनेंगी। और दूसरा, जन आकांक्षाओं की पूर्ति की उत्कंठा। एक तो जनता की तरफ से हुआ, पार्टी को भी तो आत्मचिंतन करना चाहिए ना। अगर पूरे तौर पर जन जागरण हो जाए, अगर पॉलिटिकल पार्टी खुद शुद्धिकरण पर समय समय पर सेमिनार करें, समय समय पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करें, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं, राष्ट्रीय पार्टियां, वो समय समय पर जगह जगह अपना राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाती हैं, नेशनल कन्वेंशन बुलाती हैं। आम कार्यकर्ताओं को भी अपने अध्यक्ष को देखने का मौका मिलता है, अपने अध्यक्ष का संदेश सुनने का मौका मिलता है। ये ओकेजन भी आना चाहिए। कैसे आएगा? जब पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से सोचेगी। इससे क्या होगा? पार्टी ऑफिस के बीच, पार्टी के पदाधिकारियों के बीच और आम कार्यकर्ताओं के बीच दूरियां कम होंगी। और जब दूरियां कम होंगी भैया बहन, तो पार्टी मजबूत बनेगी। पार्टी मजबूत बनेगी तो लोकतंत्र भी मजबूत बनेगा। आई थिंक कि आप इन बातों को समझ चुके होंगे। भैया बहन, अब क्लास समाप्त करने का इंडिकेशन आ रहा है, अतः आप से हम फिर आपको एक बार बाय बाय करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी चीज़ों को अपने नोटबुक में लिखते जाएंगे और 2-4 दिन में आकर के हमसे सिग्नेचर करा लेंगे। तो आज के लिए इतना ही भैया बहन। ये रिकॉर्डेड लेक्चर ये ERP पर भी रहेगा। whenever you want to listen you can. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। अब बाकी बातें हम लोग दूसरे दिन करते हैं।